ये लो भाई, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अकाउंट। अकाउंट हमारे पास में 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये मान के चलो दो टाइप के हमारे पास में कंसेप्ट आएंगे। एक तो आएंगे बेटा पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और दूसरे हमारे पास आएंगे प्रैक्टिकल चैप्टर। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कंपलसरी होगा वो होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास में जितने क्वेश्चन होंगे उनमें से एक क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यानी सेम पैटर्न है, कुछ अलग नहीं है। समझ गए मेरी बात? यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होगा जो कंपलसरी होगा, जो हमें करना ही करना है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर थ्योरी भी है प्लस में प्रैक्टिकल पोर्शन भी है। बाकी जो हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पर पोर्शन कह रहे हैं, प्रैक्टिकल यहाँ पर चैप्टर कह रहे हैं, वो प्रैक्टिकल चैप्टर हमारे पास में विदाउट थ्योरी वाले होंगे, यानी उसमें थ्योरी का पोर्शन न के बराबर होगा। क्लियर? अब देखो बेटा, यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो हमारी कवरेज होती है, ये मान के चलो 28 टू 32 मार्क्स तक की होती है। यानी कि तुम ये मान के चलो 28 से 32 नंबर तक के हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएंगे, बाकी तुम्हारा रिमेनिंग काम होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्चुअल में होते क्या है, मतलब फाउंडेशन में तुम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा सर से, बताओ भाई कोई भी बच्चा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? बता दो भाई। हाँ, अकाउंट के अंदर सर जो भी हमारा सिस्टम है या फिर जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, हर किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई हमारे पास में लॉजिक होता है, कोई ना कोई हमारे पास में रूल बना हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर उनकी कवरेज है। अब मेन चीज़ ये है बेटा, यहाँ पर अगर तुम्हारे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, हाँ अकाउंट प्रिपरेशन के रूल, बिल्कुल सही रवि, अकाउंट को प्रिपेयर करने के जो भी रूल बनाए गए हैं, जो भी रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो भी टेक्निक बनाई गई है, वो पहले से फिक्स है। सर ऐसी टेक्निक बनाने का फायदा क्या है? जैसे मान लो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं अपने अकाउंट कैसे बनाऊं, तुम्हें उससे क्या मतलब है कोई मतलब? तुम कैसे अकाउंट बना रहे हो मुझे कोई मतलब है नहीं है, मतलब हर किसी का तरीका अलग अलग हो सकता है। बट गवर्नमेंट वहां पर क्या चाहती है? गवर्नमेंट वहां पर ये चाहती है हर कोई मुझे टैक्स दे। ठीक है, यानी हर बिजनेसमैन फ्रॉड ना करे, मतलब कोई भी बिजनेसमैन फ्रॉड ना करे, और सबकी अकाउंट क्या हो, सिमिलर टाइप के हो। यानी कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे हो जो सबके सेम हो, ताकि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाए कि तुम्हारा प्रॉफिट और मेरा प्रॉफिट क्या है, सेम है। जैसे देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ है ए लिमिटेड और यहाँ है हमारे पास में बी लिमिटेड। ठीक है, हम लोग यहाँ एग्जांपल लेकर चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये लो बेटा बाय जीपी, इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ भी लिख रहा हूँ मैं बाय जीपी, दोनों अमाउंट आ रही है 2 लाख रुपीज, यानी दोनों का हमारे पास में जीपी बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, जीपी की अमाउंट बिल्कुल सेम आ रही है। अब बताओ, अगर जीपी की अमाउंट सेम आ रही है, यहाँ पर अब मुझे चेक करना था कोई खर्चा, और मान लो वो खर्चा है रेंट। रेंट कितना पे करना है इस कंपनी को, 5000 पर मंथ। तो ये कंपनी थी एक्रूअल बेस पर 60,000 का खर्चा दिखा रही है, एक्रूअल बेस पर 60,000 का खर्चा दिखा रही है। ठीक है, और इस कंपनी ने क्या किया, एक्चुअल में जितना पे किया है, जैसे मान लो एक्चुअल में पे किया इन लोगों ने, कितना पे किया है सर, एक्चुअल में पे किया है 50,000, तो इस कंपनी ने दिखा दिया 50,000 रुपीज। अब बताओ भाई नेट प्रॉफिट कितना आएगा ए कंपनी का, 140। बी कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 150। दोनों ही कंपनी सेम है, दोनों ही सिमिलर टाइप का काम कर रही हैं, फिर इनके बीच में डिफरेंस आने का रीजन क्या है? अकाउंटिंग का सिस्टम सर। ये कंपनी क्या यूज कर रही है, ड्यू बेसिस, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एक्रूअल बेसिस।
और ये कंपनी क्या यूज कर रही है, कैश बेसिस। दोनों में डिफरेंस आ गया ना भाई। बी कंपनी ने अभी तक 50,000 रुपये का रेंट पे किया है, रेंट पे तो ए कंपनी ने भी 50,000 रुपये का किया है, ठीक है, रेंट है, सैलरी है, जो भी अमाउंट में लेके चल रहा हूँ। बट एक्चुअल में ए कंपनी तो क्या कहती है, जितना मैंने पे किया है या नहीं भी किया, मैं तो एक्रूअल बेस पे पूरे के पूरे खर्चे दिखा रही हूँ। तो उसकी अमाउंट कितनी आ गई, 1,40,000। बट अगर हम लोग बी कंपनी का चेक कर रहे हैं, बी कंपनी ने पे 50,000 किया है, ईयरली बनता कितना उसका, उसका भी सेम बनता है 60,000, बट उन्होंने पे अभी तक 50 किया है। तो वो अगर कैश बेसिस यूज कर रहे हैं तो वो अपना खर्चा कितना दिखाएंगे, 50,000 का दिखाएंगे। चाहे वो खर्चा सैलरी के नाम से दिखाया हो मैंने या रेंट के नाम से दिखाया हो, बट दोनों का ही खर्चा 5,000 पर मंथ सेम है। अब बताओ दोनों में डिफरेंस आ गया। ये कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगी कितने के ऊपर, 150 के ऊपर। ये कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देगी कितने के ऊपर, 140 के ऊपर। समझ गए। तो एक ही टाइप की कंपनियां जिनका प्रॉफिट बिल्कुल सिमिलर आ रहा है और फिर भी डिफरेंट आ गया बिकॉज ऑफ डिफरेंट पॉलिसी। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है भी सब चीजों के लिए एक प्री डिफाइंड रूल बने, ताकि जितने भी प्रॉफिट आएंगे वो सिमिलर लेवल के आए। क्लियर यहाँ तक बातें। बस इतना ही पढ़ना था हमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की रिक्वायरमेंट क्या होती है। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये होती है भी जितने भी अकाउंट्स के रूल रेगुलेशन हम लोग चेक कर रहे हैं, जिनके बेस पे हमें अकाउंट बनाने हैं, वो सिमिलर लेवल के हो, यानी उनके अंदर हमारे पास में कोई भी चेंजेस ना हो। ठीक है। अब लो भी हम लोग करते हैं चैप्टर स्टार्ट। सबसे इजी चैप्टर हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं स्टार्ट, और हमारे पास में चैप्टर का नाम है बोनस शेयर। पहले तो ये बता दो बोनस का मतलब क्या होता है। जो लाइव वाले बच्चे हैं भाई रिप्लाई करो, मतलब क्या होता है। नहीं ये दो बच्चे नहीं बताएंगे, बाकी कोई भी। मनन, कहीं से बोनस मिल रहा है इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो तुम कहीं जॉब कर रहे हो, तुम्हें बोनस मिल रहा है, उसका मतलब क्या है। शेयर हटा दो, बात माइंड में रखो, तुम्हें बोनस मिल रहा है, बोनस का मतलब क्या है। सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया। अच्छा, हाँ, सैलरी में इंक्रीमेंट चलो वो मंथली मिलेगा, समझ गए। जैसे मान लो तुम्हारी सैलरी 1 लाख है, अब 1.25 लाख हो गई मंथली, तो इसका मतलब क्या है, वो तो तुम्हारी हर मंथ में वो बट विदाउट एग्रीमेंट बोल दो, या फिर वैसे वन टाइम के लिए अगर तुम्हें कोई भी अमाउंट एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे कि यहाँ रवि कह रहा है सर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, हाँ, अगर कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है तो उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए क्या है, बोनस। अब जैसे मान लो यहाँ हम लोग बोनस शेयर की बात कर रहे हैं, बोनस शेयर किसको मिलते हैं, शेयर होल्डर मिलते हैं, काइंड ऑफ रिवार्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। हाँ भूमि बिल्कुल सही। बताओ भाई बोनस शेयर किसको मिलेंगे, सर बोनस शेयर मिलेंगे शेयर होल्डर को। बेटा अभी तक नोटिंग की नहीं की कोई बात नहीं, ठीक है, इस प्लानिंग से अगर तुम्हें डर लगता है नोटिंग वोटिंग मत करो चाहे, बट अभी के लिए जो हम लोग कर रहे हैं वो तुम्हें प्रॉपर पूरी की पूरी नोटिंग करनी है। क्लियर। चलो, और इस चीज़ का ध्यान रखना भी अकाउंट के अंदर मैं तुम्हें जो भी टॉपिक करवाऊंगा, हर चैप्टर के जब चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, तो मैं तुम्हें वो टेस्ट मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग लूंगा। समझ गए मेरी बात। ठीक है, क्योंकि मैं एग्जाम पैनल में हूँ तो मुझे ये भी पता है भी वो लोग कैसे कैसे चीज़ों को मार्किंग स्कीम में डालते हैं। समझ गए। जैसे मान लो भी हमारा टेस्ट हो रहा है 20 नंबर का, तो उस 20 नंबर के अंदर भी मार्किंग स्कीम हम लोग हर टेस्ट में यूज करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है बेटा, जैसे मान लो तुम पेपर करके आए हो 100 नंबर का, 100 नंबर का पेपर करके आए हो, बिल्कुल करेक्ट है सर, सर हमारा 80 नंबर का पेपर तो बिल्कुल करेक्ट है, और घर पे आके देखते हो तुम्हारे नंबर आए हैं 60, यानी 20 नंबर तुम्हारे कट गए। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये नहीं है भी तुम गलत करके आए हो, तुमने सब कुछ आकर मैच कर लिया। उसका रीजन ये है उनकी मार्किंग स्कीम हम लोग नहीं समझ पाए। वो लोग ऐसी ऐसी जगह नंबर काट लेते हैं जहां हमें पता भी नहीं होता है। समझ गए। जैसे मान लो अभी मैंने एक क्वेश्चन किया, इसमें मैंने यहाँ टोटल नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, क्या पता इस टोटल का भी हाफ नंबर हो या फिर 1/4 नंबर हो। समझ गए, इस टोटल का भी नंबर है। अच्छा एक चीज और, तुम्हारे पेपर के अंदर अभी एक क्वेश्चन आया था ट्रायल बैलेंस के अंदर,
एक सेकंड बेटा, गुलशन का मैसेज देखते हैं। जब कंपनी अपने रिजर्व को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं और उसको शेयर होल्डर में बांट देते हैं तो उसको हम लोग बोनस शेयर कहते हैं। बिल्कुल सही बेटा, यही बताना मुझे। अभी एक क्वेश्चन आया था तुम लोग का ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करो, आया था ना? आई थिंक फर्स्ट का सी पार्ट था, फर्स्ट का सी पार्ट था। ठीक है, मैं अभी एग्जाम चेक कर रहा हूँ, मेरे पास आए हुए हैं, तो इस वजह से मैंने देखा। तो उसमें क्या ये मार्किंग स्कीम अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है वो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करने की सिर्फ 2 नंबर हैं। तुम लोग ओनली ट्रायल बैलेंस बना के आए होगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करने की सिर्फ 2 नंबर हैं। और क्या बोला गया है, ऐसा बोला गया है हाफ नंबर दोगे अगर बच्चा यहाँ पर 4 एंट्री करेक्ट करता है तो। वहां पर टोटल एंट्री कितनी है? 16 एंट्री है, तो यहाँ पर कितने नंबर बन गए? 2। समझ गए? बाकी 2 नंबर के लिए क्या बोला गया है, जैसे एक अमाउंट डेटर से रिसीव होनी है, ठीक है, उसको जो क्वेश्चन में है वहां क्रेडिट में डाला गया है, तो वहां तुम्हें क्या लिखना है? ड्यू फ्रॉम डेटर एन असेट, इसको डेबिट में डालना। बस तुम्हें ये लिखना है वो असेट है, इसको डेबिट में डालना है। ठीक है, इसका फिर तुम्हें नंबर मिलेगा अलग से। 6 ऐसी मिस्टेक हैं, उनके नंबर दिए हुए हैं, और क्या है, एक मिस्टेक को, अगर 3 मिस्टेक को करेक्ट कर रहे हैं तो 1 नंबर दिया जाएगा। समझ गए? कहने का मतलब तुम्हें रीजन बताना है भी हम लोग डेबिट में क्यों दिखा रहे हैं, उस रीजन को बताने के लिए। ऐसे ऐसे अगर तुमने 3 रीजन बता दिए तो 1 नंबर मिलेगा। टोटल कितने हैं हमारे पास में? 6। तो 6 के लिए हमारे पास में कितने हो गए? 2 नंबर हो गए। तो बताओ, यहाँ से मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने यहाँ रीजन विजन लिखे होंगे। लिखे हैं भी सभी ने? नहीं लिखे ना बेटा? लिखना वैसे देखो तो बनता भी नहीं है। 4 ही नंबर का क्वेश्चन है सर, और ट्रायल बैलेंस पूछा है, वो हमने बना ही दिया। रीजन पूछा है क्वेश्चन के अंदर? अच्छा, चलो बेटा एक चीज और, मैं अब ये अज्यूम कर लेता हूँ रीजन नहीं पूछा। रीजन नहीं पूछा, मान लो मैं ये मान के चलता हूँ मैंने पेपर के अंदर रीजन नहीं पूछा हुआ, फिर भी आईसीआई वालों को कोई भरोसा नहीं है। समझ गए? फिर भी वो तुम 2 नंबर, और रीजन अगर तुम लोग बताते हो तो उसके 2 नंबर और हैं। अब क्या आईसीआई वालों से हम लोग क्या उनके ऊपर क्लेम कर सकते हैं भी आपने ऐसा क्यों कर दिया, रीजन पूछा ही नहीं है? इतने छोटे से क्वेश्चन के भी हम लोग रीजन लिख के आए क्या? ये क्या बात हुई? ठीक है, जैसे बच्चे मुझसे करते हैं भी, जैसे मान लो मैं ये बोलता हूँ बेटा तुम इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें क्या लिखना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भाई ये शॉर्टकट टीचर के लिए होते हैं, बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, तो तुम लोग ई को यहाँ समझना, इक्विटी लिखा हुआ है, एस का मतलब शेयर लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी जो है इक्विटी का क्यू यू वो सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं। समझ गए? बट वो लिखे हुए हैं। अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने यहाँ इक्विटी नहीं लिखा, तो मैं इसको कहता हूँ बेटा तेरा ये हाफ नंबर कट हो गया, तो वो यहाँ पे लड़ता है, सर इतना तो अंडरस्टूड है, क्या आपको इतना भी नहीं पता? यहाँ तो इक्विटी ही आएगा। बेटा मुझे पता है, बट आईसीआई का क्या करें, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए? ये वाली चीज है। अब मैं ये कहता हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर दिया करो साथ में, बिल्कुल सेफ होकर चलो, क्या पता उनके मन में क्या आ जाए। बिल्कुल सेफ होकर चलो। ठीक है ना? आज तक मैंने जितने भी पेपर चेक किए हैं पिछले 3 साढ़े 3 साल में, अभी तक 91 से ऊपर नंबर किसी बच्चे के नहीं आए, और पेपर बिल्कुल करेक्ट। आईसीआई की मार्किंग स्कीम में कहीं ना कहीं वो 8-9 नंबर के अंदर फंस गया। समझ गए? मेन प्रॉब्लम आती है। अब जैसे मान लो कैलकुलेशन का पार्ट है 2 लाख इंटू में 3, 6 लाख रुपीज। इसका मतलब क्या है? 2 लाख शेयर इशू किए होंगे और अप्लीकेशन की मनी मंगवाई होगी 3 रुपए की, 6 लाख रुपए आनी चाहिए। सर ये 6 लाख को भी निकाल के दिखाएं क्या? 2 लाख इंटू में 3। बेटा सेफ होके चलो, तुम अपनी हैबिट ऐसी बना लो सामने वाला तुम्हें कुछ गलती निकाल ही ना सके। आईसीआई तो चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक करो, वो तुम्हारी गर्दन पकड़े और बोले आधा नंबर कट गया। ठीक है, फिर छोटी सी मिस्टेक करो, फिर तुम्हारी गर्दन पकड़े आधा नंबर और कट गया। ठीक है, तो ऐसे वाला मौका दो ही मत। समझ गए? पर थोड़ी स्मार्टनेस भी दिखानी होगी। सर अब मैं इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट बना दूं, कैलकुलेशन ऑफ एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इशूड 2 लाख, एप्लीकेशन मनी पर शेयर 3 रुपीज, टोटल एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड 6 लाख। बेटा ये क्या कर दिया? सर आपने कहा था सेफ होके चलो, हमने तो पूरा वर्किंग नोट बना दिया। अरे भाई तुम्हें 3 घंटे ही मिलेंगे, 6 घंटे नहीं मिलेंगे।
तुम्हें उन 3 घंटे के अंदर स्मार्टनेस दिखानी है। सेव होने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल तुम कहानियां बतानी शुरू कर दो। 2 लाख इंटू में 3 किया, इट मीन्स अंडरस्टूड है, तुम्हारा काम खत्म हो गया। समझ गए? बट अगर यही कोई कैलकुलेशन टफ वाली है, किसी के शेयर फोरफिट कर लिए, उससे कितना कैपिटल रिजर्व का बैलेंस चला जाएगा, उसका छोटा मोटा वर्किंग नोट बना दो। और बेटा एक प्रेजेंटेशन के ऊपर कहने का मतलब ज्यादा लेंथी लिखने पे या राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस अब कम करोगे, क्योंकि 3 घंटे में हमें पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, वो बात अलग है, जितने टाइम तुम लोग यहाँ स्टडी करोगे मैं इतना टॉर्चर कर दूंगा कि मेरा टारगेट ये होगा 2.5 घंटे में तुम लोग 100 नंबर का पेपर कंप्लीट कर लो। समझ गए? क्योंकि यहाँ जो मैं टेस्ट लेता हूँ वो मैं लेता हूँ 2.5 घंटे के अकॉर्डिंग। 1 घंटे में मैं तुम्हें टेस्ट दूंगा 40 नंबर का। ठीक है, और मैं इस टाइप का इंसान हूँ, बच्चे कभी मुझसे खुश होते ही नहीं है ड्यूरिंग द टीचिंग। तो 1 घंटे में 40 नंबर का, 1 मिनट भी ऊपर नहीं मिलेगा। अब इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा 2.5 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। और ये 40 नंबर में भी ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्जाम में 12 नंबर के आ रहे होंगे और हम लोग उसको देंगे 8 नंबर में। सर फिर बच्चों से कंप्लीट कैसे होगा? बेटा एक बार कंप्लीट नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। अरे हम तो यहाँ पे 50 से ऊपर टेस्ट ले लेंगे, कहाँ जाएगा वो? हैबिट हो जाएगी ना। क्या होगा, 2-4 डायलॉग सुन लेगा टीचर से, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होना ना। उसके बाद जब तुम्हारा ये टाइम पीरियड यहाँ से निकल जाएगा, जब तुम ऐसे वाले में एग्जाम में जाओगे, अभी तक किसी भी एक भी बच्चे ने ये नहीं कहा सर हमारा अकाउंट का पेपर पेंडिंग रह गया। अगर किसी ने तैयारी नहीं की तो बात अलग है, उसका तो पेंडिंग रहेगा ही रहेगा। टाइम की वजह से किसी का पेंडिंग नहीं रहा है। अदरवाइज मोस्टली बच्चों की कंप्लेन रहती है, एक तो अकाउंट का पेपर, एक कोस्ट अकाउंट का पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं होता। कोस्ट अकाउंटिंग तुम्हें आशीष सर करवाएंगे। समझ गए? तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, तो ये ध्यान रखना भी, हमें थोड़ी सी अपनी स्पीड वगैरह बढ़ानी है, साथ में स्मार्टनेस भी दिखानी है। और कहीं पे उनको मौका भी नहीं देना, मौका तो उनको मिलेगा बट फिर भी हम लोग मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि सारी चीजें मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चले और तुम्हारे नंबर कहीं पर भी कट ना हो। और एक चीज और है, अगर तुम अकाउंट में ये फॉलो कर लोगे ना तो जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें भी तुम्हें हैबिट बन जाएगी अपने आप। अगर तुम्हें टीचर मार्किंग स्कीम नहीं भी दे रहे तो भी तुम्हें हैबिट हो जाएगी, अच्छा सर यहाँ अगर मैंने ये चीज छोड़ दी तो इसके नंबर कट जाएंगे। समझ गए? जैसे एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है, एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन आता है ना फाउंडेशन में, तो भाई किसी बच्चे ने एवरेज ड्यू डेट कुछ और एज्यूम कर ली और तुमने कुछ और एज्यूम कर ली। अब हमारे माइंड में क्या रहता है, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उस टाइम तो क्या बोलते हैं बेटा दोनों ही सही है, बट कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चलता है ना, अरे यार सर तो दिया, क्या पता सर वैसे ही फ्लो फ्लो में बोल गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है सर अपना पीछा छुड़ाने के लिए, जान छुड़ाने के लिए बोल गए, चलो यार जाने दो बच्चा ज्यादा दिमाग खाएगा, इसको बोल देते हैं दोनों ही सही है। बट ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें मार्किंग स्कीम भी दिखा दूंगा बट फेस टू फेस दिखाऊंगा, लाइव में नहीं दिखाऊंगा। उस मार्किंग स्कीम में अगर तुम देखते हो तो हमें ऑप्शन सारे दिए हुए मिलते हैं। देखो एवरेज ड्यू डेट तुम्हें किस डेट की माननी चाहिए, जो डाटा तुम्हारे पास प्रोवाइडेड है उसी के बीच में से कोई भी डेट एज्यूम कर सकते हो, यही बात है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो उसके बाहर की डेट को भी एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ हमारा जून से लेकर सितंबर तक का, जून 2022 से सितंबर 2022 तक की एंट्री है। अब बताओ तुम्हें कोई भी एक बेस डेट माननी है, बेस डेट कौन सी मान के चलोगे? सर जून से लेकर सितंबर तक की जो एंट्री है उनमें से किसी एक एंट्री को पिक कर लो, यही बात है। अब वो चाहे तुमने जिस भी मेथड से पिक किया मैं उसके ऊपर नहीं बताऊंगा। किसी बच्चे ने यहाँ पर 1 जनवरी मान लिया, आंसर सही है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन जैसे नेगेटिव डेज होंगे तो माइनस कर दिया उसने, सब कुछ सही कर दिया। तो ऐसे ही क्या कहता है एग्जामिनर को, भाई साहब इसको भी नंबर दो पूरे पूरे और आप इसकी कैलकुलेशन खुद से करो। ठीक है, बच्चों ने मजे लेने के पर्पज के लिए किसी ने 1 फरवरी लिख दिया, किसी ने 1 मार्च लिख दिया, तो जो एग्जामिनर है उसको सबके आंसर पहले निकालने होंगे और उसके बाद वो चेक करेगा। ठीक है ना? तो आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, जैसे हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, ये पता नहीं एग्जामिनर बुरे मूड में होगा तो उसने हमें नंबर काट लिए या ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां वही एग्जामिनर बैठे होंगे, वहां वही एग्जाम पैनल में बंदा जा सकता है जिसको फुल नॉलेज होगी। समझ गए? अदरवाइज वो नहीं जा सकता। ठीक है, अभी जैसे मान लो पहले क्या होता था बेटा, ऊपर क्लास, पहले क्या होता था, जैसे मान लो जितने भी सीए पुराने हो जाते हैं उनके पास ना एग्जामिनेशन वाले पेपर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो भी किसी की एज है जिसका एक्सपीरियंस है 10 साल का, 5 साल का, 15 साल का, उसको पेपर आने स्टार्ट हो जाएंगे। मिनिमम उनके लिए टाइम होता था 5 साल का। अब वो सिस्टम नहीं है। अब तो सिस्टम क्या है, पहले होता था जैसे मान लो 10 साल बाद मेरे पास पेपर आ गए, मैंने बच्चों में बांट दिए, चलो भाई तुम लोग चेक कर दो, काम कंप्लीट होगा। अब ऐसे नहीं हो सकता, पहले तो उस पर्सन का
टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, मतलब मैंने भी टेस्ट दिया है एग्जाम पैनल में आने के लिए। पहले टेस्ट होगा, टेस्ट में अगर हम पास हो गए, पास होने के लिए भी मिनिमम रिक्वायरमेंट उनकी 75% से ऊपर है। समझ गए? मतलब ऐसा नहीं है नॉलेज नहीं है तो तुम कैसे करोगे। जैसे मान लो मुझे एवरेज ड्यू डेट का नहीं पता और मैं एग्जामिनेशन पैनल में जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? बताओ। उसमें एग्जाम कैसा आएगा भी, अगर 1 जनवरी को अज्यूम कर ले हम लोग, अगर बच्चे ने 1 जनवरी को बेस डेट अज्यूम कर ली, तो उस केस में क्या होगा बताओ? बताओ बेटा, 1 जनवरी के बेस पे मुझे क्वेश्चन करना होगा ना। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं 1 जनवरी के बेस पे कैसे करूंगा? ठीक है, तो अब वो सिस्टम नहीं है। ये ब्लेम देना छोड़ दो भी कहीं किसी ऐसे टीचर ने चेक कर दिया जिसको नॉलेज नहीं थी। और जितने पेपर चेक किए जाते हैं उनको भी रीचेक किया जाता है ICAI के द्वारा, रीचेक किया जाएगा। पहले स्टार्टिंग के 20 पेपर रीचेक किए जाएंगे, उसके बाद जितने भी पेपर तुम चेक करते हो, मतलब हम जो चेक करते हैं उसका 15% से लेकर 25% तक चेक किया जाता है। यानी कहीं अगर कोई मिस्टेक है तो हमारे पास मेल आती है, ठीक है, मोटी पेनल्टी भी लगती है जो हम लोग नहीं लगवाना चाहते। इसलिए ये सारी चीजें प्रॉपर होती है, बस मार्किंग स्कीम ऐसी बनाई जाती है जिसमें बच्चे फंस जाते हैं और नंबर कटवा लेते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, हमें सारी चीजें मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलनी है। रोना नहीं है भी सर आपने इतने नंबर काट लिए, ये हो गया वो हो गया। समझ गए? चलो बेटा दोबारा से स्टार्ट करते हैं बोनस ईयर। आज थोड़ा सा बेसिक बातों पे ही टाइम ज्यादा लगा है। तुम लोग बोर तो नहीं हो रहे हो लाइव वाले बच्चों? यहाँ वाले तो मुझे पता है बिल्कुल शांत शांत बैठे, यानी बोर हो रहे हैं। हो रहे हो क्या भाई? नहीं ना? तो तुम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पुट करते, मतलब इस टाइप की चीजें जो तुम्हारे माइंड में हो, कि सर एग्जाम पैनल में और क्या चीजें होती है, मार्किंग स्कीम कैसे होती है, या आज फर्स्ट डे इस वजह से बोल नहीं रहे हो? हम्म। क्या? ये लो बेटा, एक बच्चा तो बेहोश होने वाला है, पानी मांग रहा है। चलो भाई, बोनस शेयर भाई, अगर बोनस के तौर पर कोई कंपनी शेयर वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो भाई यहाँ पर दो मेथड होंगे। विक्रम बेटा क्या लिख लिख के डिलीट कर रहे हो, कभी यस कभी नो? बोनस शेयर तो यहाँ पर भाई एक तो क्या किया जाता है, फुली पेड अप। न्यू शेयर, एक तो क्या होता है भाई, फुली पेड अप वाले न्यू शेयर इशू किए जाते हैं। लिख लो, तुम लोग भी, तुम दोनों भी लिखो, फुली पेड अप वाले न्यू शेयर इशू किए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, जो फुली पेड अप नहीं है उनको फुली पेड अप बनाया जाता है। यानी जैसे मान लो भी 8 रुपए की अमाउंट मंगवाई गई है, अभी 2 रुपए की फाइनल कॉल पेंडिंग है, तो इसके ऊपर 2 रुपए की फाइनल कॉल मंगवाई जाती है और बिना पैसा रिसीव किए ये मान लेते हैं कि ये पैसा हमें रिसीव हो गया। ये लो बेटा, ये दो हमारे पास में मेथड होंगे। पहला मेथड तो क्या है सर, जितने भी हमारे पास में शेयर हैं, नए शेयर इशू किए जा रहे हैं। जैसे मान लो एक कंपनी का मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, यहाँ से प्रॉपर तुम्हारी नोटिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ए लिमिटेड है जिसके अंदर अभी 1 लाख शेयर हैं ऑलरेडी, यानी अभी जो इश्यू किए जा चुके हैं पहले से वो हैं 1 लाख इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू आ रही है बेटा 10 रुपीज, जिसकी फेस वैल्यू आ रही है 10 रुपीज। अब ये कंपनी क्या कहती है, ये कंपनी ये कहती है 1:4 की रेशो में हम लोग बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बोनस शेयर देंगे अपने पुराने शेयर होल्डर को। 1:4 का मतलब क्या है, जिनके पास पहले से 4 शेयर हैं उनको 1 शेयर दिया जाएगा, जिनके पास पहले से 4 शेयर हैं उनको 1 शेयर दिया जाएगा। ठीक है ना? यहाँ बेटा 1:4 का मतलब ये नहीं है 1/5 4/5 कर दो,
यहाँ कोई पार्टनर वाला हम लोग पार्टनरशिप का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे। 1:4 को तुम क्या बोल दो, 1/5 और 4/5। यहाँ 1:4 का मतलब क्या है, जिनके पास में 4 शेयर हैं उनको हम लोग 1 शेयर दे रहे हैं फ्री में। चलो भाई लाइव वाले बच्चों बताओ मुझे, नंबर ऑफ शेयर बोनस के तौर पर कितने शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, बताओ। बोनस के तौर पर कितने शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे मनन? टोटल 1 लाख शेयर हैं, टोटल 1 लाख शेयर हैं। जिनके पास 4 शेयर हैं उनको 1 शेयर फ्री में दिया जाएगा। जिसके पास पहले से 4,000 शेयर हैं उसको 1 शेयर फ्री में दिया जाएगा। तब मुझे बता दो तुम, कितने शेयर बोनस के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? हाँ भाई, नहीं हुआ क्लियर? नहीं। हम्म, बताओ बेटा। 1 लाख शेयर है तुम्हारे पास, 4 के पीछे 1 शेयर दिया जा रहा है, इसका मतलब कितने हो जाएंगे? 25,000। ठीक है ना भी? 1 लाख शेयर हैं सर टोटल हमारे पास, और हम लोग इसको डिवाइड कर दें 4 से और 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब फ्री वाले शेयर, बोनस वाले शेयर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 25,000। यहां तक बात क्लियर? अब एक चीज मुझे ये बताओ, अगर मैं बैलेंस शीट में चेक करता हूं तो कोई भी एंट्री हो जाए हमारे पास, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर किया हुआ ना, अकाउंटिंग इक्वेशन, वहां हम लोग क्या चेक करते थे सर? कोई भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर लो, एक साइड हमारे पास में इंक्रीज होगी तो दूसरी साइड भी इंक्रीज होगी होगी। समझ गए? जैसे मान लो सर हम ये कहते हैं यहाँ असेट है और यहाँ हमारे पास क्या है? लायबिलिटी है। अगर मैं ये कह दूं भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जस्ट लाइक अगर तुम कह रहे हो सर हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं, तो स्टॉक परचेज करोगे तो क्या होगा? अगर तुम स्टॉक परचेज करोगे तो क्या होगा सर? असेट का बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा। इधर से क्या होगा बताओ? कैश का बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यही बात है, यानी बैलेंस तो मेंटेन रहेगा, असेट और लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। सर हम लोग स्टॉक खरीद रहे हैं बट हम लोग खरीद रहे हैं उधार में, तो क्या होगा बताओ भाई? सर स्टॉक का बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और इधर से हमारे पास क्रेडिटर का बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स ऑलवेज हमारे पास में चीजें क्या रहेंगी? टैली रहेंगी, इक्वल रहेंगी, बैलेंस रहेंगी। ये बात अंडरस्टूड है? अब देखो बेटा, मुझे अगर यहाँ पर बोनस शेयर इशू करनी है 25,000, 25,000 बोनस शेयर इशू करने का मतलब क्या हो जाएगा सर? 2.5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ये बात क्लियर? 25,000 शेयर अगर तुम फ्री में इश्यू कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी यहाँ पर शेयर कैपिटल इंक्रीज कितने से हो जाएगी सर? शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी 2,50,000 रुपए से। अब बताओ, शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? लाइबिलिटी साइड तुम्हारी इंक्रीज हो जाएगी, कितने रुपए से इंक्रीज होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल सर पहले थी 10 लाख रुपए और अब हो गई 12.5 लाख रुपए। तो अब इस 2.5 लाख रुपए को हम लोग कहाँ एडजस्ट करके दिखाएं? ठीक है ना, बिल्कुल रफली हम लोग नोटिंग कर रहे हैं, रफली करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, अब इस 2.5 लाख रुपए को तुम कहाँ एडजस्ट करके दिखाओगे, असेट में या लाइबिलिटी में? सर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्या इसके बदले मुझे कैश मिला है? बेटा एक तो ना साथ साथ में रिप्लाई किया करो जो लाइव वाले बच्चे हैं। हाँ विक्रम बिल्कुल सही, बताऊंगा मैं ये टॉपिक, जो तुमने कहा है बिल्कुल सही, यही होगा। क्या इसके बदले मुझे कैश मिला है भाई? नहीं मिला। क्या इसके बदले हमारी कोई अदर एसेट इंक्रीज हुई है? क्या हमारी कोई अदर एसेट इंक्रीज हुई है? नहीं सर, अदर एसेट भी इंक्रीज नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब ये है, अगर शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा सर। यानी ये अमाउंट जो हम लोग 2.5 लाख रुपए की फ्री में दे रहे हैं, एक्चुअल में कैश तो नहीं दिया मैंने, शेयर फ्री में दे दिए, तो इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए से कम हो जाएगा। तो जितना भी प्रॉफिट था उसमें से अब हम लोग 2.5 लाख रुपए क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बताओ, यहाँ तक बात क्लियर? क्लियर यहाँ तक बातें?
अब मुझे ये देखना है सर, जो प्रॉफिट था उसको निकाल के आपने कैपिटल बना दिया। प्रॉफिट को निकाल के अगर हम लोग कैपिटल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज करना। समझ गए? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या जनरल रिजर्व के अंदर मेरे पास 2.5 लाख रुपए पड़े थे। ठीक है, उस 2.5 लाख रुपए को निकाल के मैंने क्या किया, फ्री में बोनस शेयर इशू कर दिए। तो इसका मतलब क्या होगा? हमने 2.5 लाख रुपए को कैपिटलाइज कर दिया। इसका मीनिंग क्या है? इस 2.5 लाख रुपए को हमने क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। बताओ, यहां तक बात क्लियर? हमने इस 2.5 लाख रुपए को क्या कर दिया? कैपिटलाइज कर दिया। बात खत्म। अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है बेटा। देखो, पीछे की जो बातें थी वो एक बेसिक बातें या फिर एक जनरल बातें हम लोगों ने की हैं। ठीक है, ये नोटिंग नहीं भी की तो कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ देखो भी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं सर, बोनस शेयर इशू किए जा रहे हैं। दो टाइप से इशू किए जा सकते हैं। नए शेयर इशू कर दे कंपनी बिल्कुल फ्री में, से ना ले, या फिर पुराने शेयर हैं बट वो पार्टली पेड अप हैं, फुली पेड अप नहीं है। कंपनी उनको ये कह देती है चलो छोड़ो, 2 रुपए की पेमेंट पेंडिंग थी, तुम अब हमें मत करना वो पेमेंट। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? फुली पेड अप शेयर इश्यू कर दिए गए। वो मेरे पास हो सकता है। अब देखो भी, रिजर्व एंड सरप्लस में से 2.5 लाख रुपए निकाले और उसको हमने बना दिया कैपिटल, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज कर दिया। अब जल्दी से मुझे बता दो, रिजर्व एंड सरप्लस कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन सी अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आती है? जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं मुझे नाम बताएंगे जल्दी जल्दी। बेटा, मैं इसकी यहाँ पर दो कैटेगरी बना देता हूँ। एक तो मैं बना देता हूँ, अच्छा तूने लिखना भी स्टार्ट कर दिया। भाई इक्विटी शेयर नहीं बेटा, इक्विटी शेयर नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सा पैसा है? मैं यहाँ फॉर एनी स्पेशल पर्पज, किसी स्पेशल पर्पज के लिए कोई रिजर्व बनाया गया है। कोई भी मतलब अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा थी, हमने उसको अरेंज कर लिया, हमने उसको मेंटेन कर लिया। तब जल्दी से मुझे बताओ, फ्री वाले रिजर्व कौन कौन से होते हैं? पहले फ्री वाले हम लोग डिस्कस। बैलेंस, ठीक है ना? कोई भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ये फ्री रिजर्व है सर, फ्री पर्पज के लिए है, इसमें कोई स्पेसिफिक पर्पज हमारे पास नहीं था। समझ गए? तो सर एक एग्जांपल स्पेसिफिक पर्पज का दे दो, बताना भाई। स्पेसिफिक पर्पज में क्या आएगा? हमारे पास एक फंड है सर जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसका एक स्पेशल पर्पज है। क्या पर्पज है? क्या पर्पज है भाई? अगर किसी भी वर्कर के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी भी वर्कर के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो इस फंड को हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी इसमें से पैसा निकालेंगे और हम उस वर्कर को पे कर देंगे। अब आ जाओ बेटा, पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं फ्री पर्पज वाली। तो फ्री वाले जो रिजर्व हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व बोल दो या फिर तुम बोल दो रिजर्व फंड, एक ही बात है। और बताओ भाई, फ्री वाले कौन कौन से हो सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा और कैपिटल रिजर्व, और भाई और कोई अमाउंट है? ये जो हमने फ्री रिजर्व वाली एक लाइन बनाई है, यानी कि हमने जहां पर 4 रिजर्व के नाम लिखे हैं, इनमें से किसी का मीनिंग क्लियर नहीं है तो पूछो मुझसे। प्रॉफिट एंड लॉस का मीनिंग पता है? जो भी लास्ट में हमारे पास में प्रॉफिट बचता है,
जनरल रिजर्व बोल दो या रिजर्व फंड बोल दो, इसका मतलब क्या है सर? हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा था, उसको हमने किसी रिजर्व के तौर पर मेंटेन कर लिया, बट कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है हमारे पास। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब क्या होता है सर? कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू कर रही है, 11 रुपए में इशू कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर दिया। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? कोई भी बच्चा, कैपिटल रिजर्व। वो तो तुम एक एग्जांपल बता रहे हो, वैसे बताओ भी कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? बेटा एक तो ना ये मत सोचा करो भी हम यहाँ पे बैठे हम आंसर गलत देंगे तो क्या हो जाएगा, हम सारे एक जैसे हैं, समझ गए? तुम्हें मतलब बहुत ऊपर वाली स्पेस में जाना है और वहां जाकर तुम्हें आंसर करनी है, और वहां सब तुम्हारे लिए अननोन होंगे, और यहाँ सारे तुम्हारे ही एक जैसे बच्चे हैं। बताओ। नहीं, एग्जाम्पल तुमने सही दिया, चलो बैठो, कोई और बच्चा। हम्म, ये भी ठीक है, ये तुमने एक फीचर बता दिया। और कोई भाई, लास्ट के दो बच्चे, ट्राई तो करो। प्रियंका। लाइव वाले बच्चे हैं भाई। हम्म, बेटा कैपिटल रिजर्व को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रॉफिट, कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी से नहीं आ रहा। जस्ट लाइक तुम ये बोल सकते हो सर किसी कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए, किसी कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए, तो उनका जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये वही टॉपिक है, कोई भी ऐसा प्रॉफिट, जैसे मान लो तुम्हारा काम है मोबाइल सेल करना, तो मोबाइल सेल करने से जो प्रॉफिट आएगा वो तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, समझ गए? बट अगर तुम ये कह दो सर हमने तो अपनी कंपनी के शेयर को फॉरफिट कर लिया, वहां से कोई प्रॉफिट आ गया, या फिर कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैं जिसको तुमने सेल कर दिया, जो डेली रूटीन में सेल करने का तुम्हारा काम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। हाँ रवि सही कह रहे हो। भूमि, कैश इन हैंड यूज्ड फॉर सेटिंग कैपिटल लॉसेस। नहीं, कैश इन हैंड को हम लोग कैपिटल रिजर्व नहीं बोलते। रवि तुमने सही बोला है, अब नॉर्मल प्रॉफिट कोई भी हो, क्या अब नॉर्मल इन द सेंस मतलब जो डेली रूटीन में नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। बताओ बेटा, यहाँ तक बात क्लियर? अब मुझे जल्दी से बताओ, जो स्पेशल वाले पर्पज वाले, जो स्पेशल पर्पज वाले रिजर्व होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जो स्पेशल वाले हमारे पास में होते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ। हम्म, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इंडोमेंट फंड नहीं बेटा। बारे में बताना विक्रम और गुलशन, क्या प्रोविडेंट फंड हमारी लाइबिलिटी है या फिर हमारा रिजर्व? विक्रम और गुलशन, जल्दी से मुझे ये बताओ, क्या प्रोविडेंट फंड हमारे पास में लाइबिलिटी है या रिजर्व है? गुलशन कह रहा है लाइबिलिटी है, और कोई बच्चा भाई? प्रोविडेंट फंड बताओ भाई, लाइबिलिटी है या रिजर्व है? लाइबिलिटी है। हालांकि बेटा इसके सामने भी, यानी इसके आगे भी हमने फंड वर्ड यूज किया है, बट एक्चुअल में वो है क्या? लाइबिलिटी है। कोई भी ऐसा पैसा जो तुम्हें किसी को पे करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। जैसे प्रोविडेंट फंड किसका पैसा होता है? एम्प्लॉई का होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी है।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका मतलब क्या है? सर जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर इसमें कल को कुछ भी अप या डाउन आता है तो हम लोग इस पैसे को सेफ्टी के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारे पास में स्पेसिफिक पर्पज का ये रिजर्व है। इसके अलावा भाई, हम्म, अगर कोई कंपनी प्लांट रिप्लेसमेंट फंड बनाती है, अगर कोई कंपनी प्लांट रिप्लेस करने का अगर कोई फंड बनाती है, प्लांट रिप्लेसमेंट फंड, तो वो भी क्या है हमारे पास में स्पेशल पर्पज के लिए है। ठीक है भाई, जैसे इंडोमेंट फंड हो गया, एलआईसी के पर्पज के लिए हो गया, ये स्पेसिफिक पर्पज के लिए तो हो गया, बट सभी कंपनी के लिए नहीं है। मैं यहाँ जो नाम लिखवा रहा हूँ ना, ऐसे रिजर्व के नाम लिखवा रहा हूँ जो सभी कंपनियों के ऊपर अप्लीकेबल होता है। ठीक है, बताओ भाई, प्लांट रिप्लेसमेंट फंड इसका मतलब क्या है? सर मुझे कुछ साल बाद कोई प्लांट खरीदना है, तो उसके लिए मैं आज से ही फंड बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लांट रिप्लेसमेंट फंड। हाँ, डेप्रिसिएशन फंड भी बोल सकते हो रवि, डेप्रिसिएशन फंड भी बोल सकते हो, एक ही बात है। जो डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग फंड बनाते हैं अलग से, उसका मतलब क्या है? हमें फ्यूचर में जाकर किसी एसेट को दोबारा से परचेज करना है। इसके अलावा भाई, इसके अलावा बेटा एक फंड का नाम होता है सिंकिंग फंड। अब मुझे नहीं पता तुम लोगों ने ट्वेल्थ में ये चैप्टर किया है या नहीं किया है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर किया है भाई? सिंकिंग फंड, तुम इसको नाम सिंकिंग फंड बोल दो, या तुम इसको नाम बोल दो डिबेंचर रिडम्पशन फंड। डिबेंचर रिडम्पशन फंड। बेटा सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो किसी कंपनी को 10 लाख रुपए के डिबेंचर 5 साल के बाद में रिडीम करने हैं, रिडीम करने का मतलब 5 साल बाद उनको पैसा देना है, तो वो कंपनी क्या करती है? आज से ही वो कुछ न कुछ पैसा बचाना शुरू कर देती है, और बचाकर वो एक अलग से फंड में डालती है जिसका नाम क्या होता है? सिंकिंग फंड, या फिर उसका नाम क्या होता है? डिबेंचर रिडम्पशन फंड। हाँ रवि सही कह रहे हो। क्लियर भी यहाँ तक? और कोई बच गया? हाँ, एक है बेटा डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिविडेंड को इक्वल करने वाला फंड। जैसे मान लो कोई कंपनी 10% का डिविडेंड पे कर रही है, ठीक है, कई सालों से पे कर रही है, बट एक्चुअल में क्या हुआ? कंपनी के पास इस साल प्रॉफिट कुछ ज्यादा बचा है, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो डिविडेंड ज्यादा पे कर दो, या फिर कंपनी क्या करती है? एक अलग से फंड बना लेती है, उस फंड का नाम क्या होता है? डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। ठीक है, इस फंड में कंपनी पैसा डाल देती है, मान लो अगले साल हमें प्रॉफिट कम हो गया, तो कंपनी क्या करेगी बताओ? इस फंड से पैसा निकालेगी और डिविडेंड वही 10% डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर हुई? हम लोग एक बार बेसिक वाली चीजें कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चले भी फंड कौन कौन से होते हैं, और मैं ये मान के चलूंगा तुम लोग बिल्कुल जीरो से आए हो। ठीक है ना? तो कहीं पर अगर तुम्हें ये लगता है भी सर हम बोर हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन हो जाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? सीधे सिलेबस के ऊपर आना कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लम वाली हो सकती है, भी किस बच्चे ने कितना पढ़ा है वो मुझे फेस टू फेस आने के बाद ही पता चलेगा। बताओ यहां तक बात क्लियर? कंपनी अपने डिविडेंड को मेंटेन करने के लिए क्या करती है? डिविडेंड के लिए एक अलग से फंड बना देती है, भी कल को अगर हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? उस फंड को यूटिलाइज कर लेंगे, जिसका नाम क्या होगा? डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। इसके अलावा भाई कोई और है? बताओ बेटा, इसके अलावा कोई और है? हाँ, एक हमारे पास में फंड और है, उसके बाद में हम लोग करते हैं इस फंड का टॉपिक क्लोज। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व।
ये लो बेटा, अभी तक जितने भी हमने फंड किए हैं भाई, एक बार मुझे बताओ, एक CRR, ये जो लास्ट मैंने लिखवाया इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा जितने भी फंड है मुझे एक बार जल्दी से बता दो, क्या इनमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? बेटा जो लाइव वाले बच्चे हैं प्लीज मैसेज करो, मुझे बताओ, क्या जितने भी फंड अभी तक हमने लिखे हैं, फ्री वाले में प्रॉफिट एंड लॉस, GR, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कोई डाउट है? क्लियर है? जब हम लोग स्पेशल वाले फंड लिख रहे हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्लांट रिप्लेसमेंट फंड, सिंकिंग फंड या डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, इनमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं है? क्लियर है? चलो बेटा, अब एक टॉपिक आता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी एक्ट हमें क्या कहता है? कंपनी एक्ट हमें क्या कहता है? कंपनी एक्ट कौन सा अप्लीकेबल हो रहा है अभी अभी बताना? 2013। इससे पहले कौन सा था? 1956। ठीक है, तो चाहे 1956 हो या 2013 हो, दोनों ही एक्ट मुझे क्या कहते हैं? दोनों ही एक्ट मुझे ये कहते हैं, जब भी तुम किसी कैपिटल की पेमेंट करो, कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनी के लिए कैपिटल का मतलब क्या है? सर कंपनी के लिए कैपिटल का मतलब है इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी एक्ट 2013 मुझे क्या कहता है, जब भी तुम इक्विटी शेयर की या प्रेफरेंस शेयर की कहीं पर भी पेमेंट कर रहे हो, जब भी तुम पेमेंट करोगे ना, तो उतनी ही अमाउंट का हमें एक अलग से रिजर्व बनाकर रखना है, ताकि हमारी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल की अमाउंट कम ना हो। नॉर्मल सी बात है, जब भी कैपिटल कम कर दोगे तो कंपनी का काम कैसे चलेगा? कोई कंपनी अपनी कैपिटल कम कर दे और रिजर्व को बढ़ा दे तो वो नेगेटिव पॉइंट माना जाता है। तो यहाँ पर कंपनी एक्ट मुझे क्या कहता है, जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम कर दिया, प्रेफरेंस शेयर की हमने पेमेंट कर दी, ठीक है, या फिर इक्विटी शेयर का बायबैक कर लिया। बायबैक का मतलब पता है ना? कंपनी वापिस से अपने शेयर को मार्केट से उठा रही है, मार्केट से अपने शेयर को वापिस से परचेज कर रही है, या फिर प्रेफरेंस शेयर की कंपनी ने पेमेंट कर दी, तो उस केस में कंपनी एक्ट मुझे क्या कहता है, एक रिजर्व बना के रखो जिसका नाम क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जिसका नाम क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटा ये रिजर्व सिर्फ और सिर्फ किस पर्पज के लिए यूज होगा? ये रिजर्व यूज होगा दोबारा से कैपिटल बनाने के लिए, ठीक है ना? इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा फॉर मेकिंग कैपिटल, फॉर इंक्रीजिंग कैपिटल। CRR का यूज कहाँ होगा? फॉर इंक्रीजिंग कैपिटल, कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। सर आप इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हो, अगर फ्री में शेयर वगैरह इश्यू करने हैं तो उसके लिए हम लोग CRR का यूज कर सकते हैं। बेटा इतनी नोटिंग हो गई और बात क्लियर हो गई, तो हम लोग आगे चलें। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने अभी तक बस इतना ही बताया है कि बोनस शेयर का मतलब क्या होता है। बोनस शेयर सर दो टाइप से इशू किए जा सकते हैं, या तो पूरे नए वाले शेयर इशू कर दो, या कुछ अमाउंट पेंडिंग थी मंगवानी वो मत मंगवाओ और शेयर होल्डर को कह दो चलो तुम्हारी अमाउंट पेड अप हो गई, यानी कि तुम फ्री हो गए, जो पेंडिंग अमाउंट थी वो तुम्हें नहीं देनी। बस इतना ही बताया। उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आ गए रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर। अब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं CRR का मतलब क्या है। कंपनी एक्ट में क्या कहता है भाई, जब भी कोई इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर की मुझे पेमेंट करनी है, तो पेमेंट करते टाइम मुझे उतनी ही अमाउंट का एक होगा जिसका नाम क्या होगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर? और इस फंड का फिर हम लोग यूज कहाँ करेंगे? बोनस शेयर को इशू करने में। फिर फंड का यूज कहाँ करेंगे? बोनस शेयर को इशू करने में। बात क्लियर? अब आ जाओ बेटा दोबारा से इन फंड के ऊपर आ जाओ। बोनस शेयर को इशू करने के लिए हम लोग किस किस फंड का यूज कर सकते हैं? बेटा स्पेशल वाले किसी भी फंड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका तो कोई ना कोई स्पेशल पर्पज है, नहीं कर सकते ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का यूज कैसे करूं सर? ये तो वर्कर के लिए है, के साथ अगर कोई हादसा हो गया तो हम लोग वहां यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का यूज कैसे करें सर? ये तो कल को अगर इन्वेस्टमेंट अप या डाउन हो जाती है उसके लिए है। प्लांट रिप्लेसमेंट फंड का यूज कैसे करें सर? कल को हमें नए प्लांट की रिक्वायरमेंट होगी, ये
के लिए है। सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड का यूज कैसे करें सर? कल को हमें डिबेंचर की पेमेंट करनी होगी या किसी लोन की पेमेंट करनी होगी, ये पैसा उसके लिए है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का यूज हम लोग कैसे करें सर? ये तो कल को अगर प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड पे करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या इसका यूज कर सकते हैं बोनस के लिए? बिल्कुल सर, ये तो बना ही बोनस ईयर के लिए है। समझ गए मेरी बात? मतलब को ऐसे तुम्हें 1 to 1 सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। आप बताओ, कैपिटल रिजर्व का यूज हम लोग कर सकते हैं, ये बात क्लियर? अब आ जाओ फ्री पर्पज, कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, क्या इनको यूज कर सकते हो? बिल्कुल सर, इनको यूज कर सकते हैं बोनस ईयर के लिए। क्लियर? यहां तक नोटिंग हो गई? बताओ। चलो भाई, अब मुझे बताओ टोटल कितने रिजर्व हो गए जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं बोनस ईयर के लिए? एक तो ये, और 4 हमने यहाँ लिखे हैं, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। ये बात क्लियर? चलो बेटा, तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर बोनस ईयर। कौन कौन से प्रॉफिट हमारे यूटिलाइज हो सकते हैं सर? 4 और एक 5। ठीक है। अब चाहिए एक चीज और भी है, अब उनका सीक्वेंस भी मुझे देखना है। सबसे पहले मुझे कौन से प्रॉफिट को यूज करना चाहिए, तुम लोग ही बताओ, तुम्हें क्या लगता है? सीआरआर को यूज करें या इन फ्री वाले प्रॉफिट को यूज करें? जो लाइव वाले बच्चे हैं, पहले सीआरआर को करें सर। ठीक है ना? सीआरआर को क्यों सर? इसका काम ही यही है, ये बना ही बोनस ईयर के लिए है, तो हमें सबसे पहले किसको करना चाहिए? सीआरआर को। सर जब बना ही इसी पर्पज के लिए है तो सबसे पहले हम लोग किसको यूज करेंगे? सीआर को। बेटा जीआर को नहीं, जीआर तो किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है ना? जो जनरल रिजर्व की अमाउंट है वो किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, बट सीआरआर का पैसा तुम सिर्फ बोनस ईयर के लिए यूज कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यूज किसको करेंगे? सीआरआर को। ये लो। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद भाई सेकंड नंबर पे। अब वैसे देखो तो एक मेन रिक्वायरमेंट इसी की है सबसे फर्स्ट में, उसके बाद चाहे तुम सीक्वेंस कुछ भी यूज करो, बट हम लोग अपनी एक सीक्वेंस बना के चलेंगे और ऑलवेज उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है? सेकंड नंबर पे हमें यूज करना चाहिए किसको? सेकंड नंबर पे हमें यूज करना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम को। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें यूज करना चाहिए कैपिटल रिजर्व को। हमें यूज कर कैपिटल रिजर्व को। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल रिजर्व को और प्रॉफिट एंड लॉस को, इनको सबसे लास्ट में यूज करना चाहिए। बताओ भाई, यहां तक बातें क्लियर? ठीक है यहां तक? अब बताओ, ये सीक्वेंस याद हो जाएगी? बस इस सीक्वेंस में ये ध्यान रखना, सबसे पहले मुझे यूज सीआरआर को करना ही करना, बिकॉज सीआरआर का मेन काम क्या है? बोनस शेयर इश्यू करना। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से एंट्री करूँ तो मुझे एक एंट्री करनी होगी। एंट्री में क्या होगा? सर ये जो रिजर्व आपके पास हैं इनको यूज कर लो, इनको यूज करके एक अलग से अकाउंट में डाल दो। उस अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे? टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। उस अकाउंट का नाम लिखेंगे हम लोग टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। समझ गए? फॉर मेकिंग रिजर्व फॉर इशूइंग बोनस शेयर। ठीक है? अभी नरेशन लिखनी जरूरी है, ये ध्यान रखना, नरेशन के बिना कहीं ना कहीं नंबर हमारे कट हो जाते हैं। यहां तक बात क्लियर? बोनस शेयर इशू करने के लिए मैंने इन 5 प्रॉफिट की एक सीक्वेंस बना ली। सबसे पहले किसको कर सकते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को, देन सिक्योरिटी प्रीमियम, देन कैपिटल रिजर्व, उसके बाद जनरल रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर उसके बाद बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट में पैसा डाल दो सर,
अब इसको यूज करना है। बताओ भाई, जब भी तुम शेयर कैपिटल इश्यू करते हो, एंट्री क्या होती है बेटा? क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री होती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। अगर एक ही बार में सारा पैसा मिल रहा हो तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बट यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ सीधे सीधे शेयर इशू कर रहे हो, तो एंट्री क्या होगी? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कैश आ रहा है मेरे पास? बताओ भाई। बोनस शेयर सर, बोनस शेयर, कैश कहाँ से आएगा? बोनस शेयर का मतलब फ्री में शेयर, तो कैश तो नहीं आएगा हमारे पास। तब हम लोग क्या करेंगे बताओ? सर अब हम लोग करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कैश नहीं आया, जो फंड आपने बनाया था सर, हम उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ क्या एंट्री करोगे? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, और यहाँ क्या लिख दोगे बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जितनी भी अमाउंट है उसको तुम यहाँ कर दोगे मेंशन। बस ये लो, चैप्टर खत्म है। पूरे चैप्टर के अंदर यही चलना है। ठीक है, ये चैप्टर अप्रॉक्स, अगर तुम ये कहो सर अगर इतना ही क्वेश्चन अगर हमने किया हो तो ये चैप्टर कितने नंबर का है? 4 से 6 नंबर का है। बट फ्री जैसे नंबर है कुछ भी नहीं है। जब मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा तब तुम देख के ये बोलोगे सर इंटर की इजी है। और वैसे देखो तो एक लेवल तक इजी भी है, ठीक है ना, वहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बताओ भाई, ये वाली बात क्लियर? हमारा जो मेन पोर्शन है बस इतना ही है। ठीक है, वो बात अलग है, हमने डिटेल में बात की अभी सीआरआर का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुछ एक फंड के बारे में और डिस्कस किया, उनका मतलब क्या होता है। बात क्लियर? ये लो भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिखाता हूँ। ए लिमिटेड, जिसके पास 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है। बेटा इनकी फेस वैल्यू आ रही है ₹10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, और कंपनी यहाँ पर क्या बोलती है? कंपनी यहाँ बोल रही है हमें इश्यू करने हैं बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करनी है 1:5 की रेशो में, 1:5 की रेशो में। अब कंपनी हमें बताती है कुछ हमारे पास में बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, कंपनी हमें बता रही है कुछ बैलेंस है हमारे पास। कौन कौन से बैलेंस है? कंपनी बता रही है एक तो सीआरआर का पैसा है मेरे पास, सीआरआर का पैसा है, सीआरआर का पैसा है 3 लाख रुपए। फिर कंपनी बता रही है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है 3 लाख रुपए का। उसके बाद कंपनी ने बताया हमारे पास जीआर का पैसा है 2 लाख रुपए, और प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा है 6 लाख रुपए। अब कंपनी कहती है एंट्री करो और बताओ एंट्री क्या होगी। ये लो बेटा जल्दी से एंट्री मुझे। कर लिया, कर लिया मनन, करो बेटा।
सबसे पहले तो ये बता दो भी, बोनस शेयर कितने इशू किए जाएंगे? 10,000। ठीक है भाई, पहले हमारे पास शेयर कितने हैं सर? पहले हमारे पास शेयर है 50,000। अब 1:5 का मतलब हम लोग 10,000 शेयर इशू करेंगे नए। ठीक है, 10,000 शेयर इशू करने के लिए कितने रुपए चाहिए मुझे? कितने रुपए चाहिए बेटा? कितने रुपए चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए। ठीक है ना, 1 लाख रुपए चाहिए सर। अब सबसे पहले तुम देखो, क्या CRR के अंदर इनफ बैलेंस है? बिल्कुल इनफ है सर। मैंने इसी वजह से ये 4 बैलेंस दिए हैं। इवन मेरे पास में फर्स्ट के अंदर ही पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, फिर भी मैंने 4 बैलेंस दिए ताकि बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए कि सर एक का यूज हुआ, बाकी का तो यूज ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है? फंड है, फंड को अपने पास रखो। अगर यूज हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं यूज हो रहा तो पैसा बचा रहेगा तुम्हारी बैलेंस शीट में। क्लियर मेरी बात? मनन क्लियर है? नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है, फंड हमारे पास सर 3, 3, 6, 2, 8, 6, 14 लाख रुपए का फंड है। सर हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 लाख की है, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, वो 1 लाख वाली रिक्वायरमेंट तुम CRR में से पूरी कर लो। बाकी बैलेंस तुम बैलेंस शीट में दिखा देना अभी, सर ये बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है। उसमें क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो यहाँ अगर हमें कंफ्यूज करता है तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तुम जस्ट अपने क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन है 1 लाख का मुझे फंड अरेंज करना है, तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी? CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। एक लाख रुपए। उसके बाद ये तो होगी सर हमारी फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख के हमने इश्यू कर दी शेयर। बताओ भाई, क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं है? चलो बेटा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, ये लो, मैं इसी क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। ये जो बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है 3 लाख रुपए नहीं है, मेरे पास 30,000 का बैलेंस अवेलेबल है। ये भी 30,000 है, ये मेरे पास 20,000 है, और ये मेरे पास 60,000 है। अब देखो, अब हम लोग कैसे मैनेज। सभी बच्चों के आंसर करेक्ट हैं भाई, जो लाइव वाले बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, भी इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी की है मैंने, शायद तुम लोग को ऐप वगैरह अभी तो नहीं मिला होगा ना? अच्छा। हम्म, अच्छा, अभी तो ऐड ऐड नहीं किया अभी तक। चलो, भी मेरे कहने का टारगेट ये है भी, अगर कोई बच्चा लेट ज्वाइन करता है तो वो ये वाली क्लास देख के आए अगर ऐप पे मिले तो, ताकि फिर हम लोग सेम सेम टॉपिक रिपीट ना करें। तो जो पुराने बच्चे पहले से आके बैठ गए उनको फिर ये लगेगा कि हमने गलती कर दी, हम लोग पहले आ गए और रिपीट हो रहा है, हम बोर हो रहे हैं। लगता है ना? लगता है ना? हाँ, मैं समझ गया। इसी वजह से ये था भी, कल मैं तुम लोग को कम करवाऊं। ठीक है, बट कल जितना हुआ उतना आज नहीं हो पाएगा, है ना? और टारगेट ये हमारा 3 दिन का है। ठीक है, आज 2 दिन और, जैसे मान लो मंडे तक अगर बच्चे फेस टू फेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तब हम लोग मंडे को न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस करेंगे बाद में, ताकि जो बच्चे अभी आ रहे हैं वो बोर ना हो, है ना? नहीं तो मन ही मन में सोचेंगे सर हमने गलती की, हम जल्दी आ गए, है ना? अर्पित, अर्पित तो बोल ही रहा है, देखो। बताओ बेटा, क्या एंट्री करें? सर सबसे पहले यहाँ डेबिट कर दो CRR को, कितने रुपए से? 30,000 से। उसके बाद प्रीमियम को डेबिट कर दो, कितने रुपए से? 30,000 से। उसके बाद करते हैं, क्या कैपिटल रिजर्व गिवन है क्वेश्चन में? नहीं है, तो अब
जनरल रिजर्व को कितने रुपए से? 20,000 से। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को कितने रुपए से? बेटा तुम्हारा आंसर CRR 30, SP 30, GR 20 एंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना भाई? 20, बिल्कुल करेक्ट। और यहाँ फिर हम लोग क्या लिख देंगे? टू बोनस टू शेयर होल्डर। टू बोनस टू शेयर होल्डर कितनी अमाउंट? 1 लाख। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हमारे पास अरेंजमेंट पहले अकाउंट से नहीं हो पा रही तो हम दूसरे अकाउंट पे जाएंगे, यानी कि दूसरे फंड पे जाएंगे। दूसरे फंड से नहीं हो रही तीसरे पे जाएंगे। तीसरे से नहीं हो रही तो प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस ही 10,000 रुपये का बचा हुआ था और मुझे चाहिए 20,000। उसको डेबिट कर दोगे 20,000 रुपये से। समझ गए मेरी बात? ध्यान से सुनो। मान लो ये जो बैलेंस मैं कह रहा हूँ ना 60,000 गिवन है, अगर ये 60,000 नहीं होता, ये ओनली 10,000 होता तो हम क्या करते? फिर भी हम लोग 20,000 कर देते। जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना बाद में, ये तो उसका हमारे पास डेबिट बैलेंस है। हमारे पास बैलेंस कितने रुपए से? 10,000 रुपए से। ठीक है, तो ये ऑलवेज अपने माइंड में रखो, भी बैलेंस हमारे पास गिवन नहीं है तो हम लोग क्या मान के चलेंगे? हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का इनफ बैलेंस है, अगर नहीं है तो भी हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है? चलो भाई, टॉपिक तो कंप्लीट। अब हम लोग करते हैं एक दो क्वेश्चन। ये लो भी, जो फेस टू फेस बच्चे आए हैं उनको तो कॉपी मिल चुकी ना? ठीक है, जो बच्चे लाइव हैं वो अभिषेक सर को मैसेज करके ये PDF मंगवा सकते हो। भाई एक दो दिन जब तक तुम लोग नहीं आ रहे हो, जब यहाँ आ जाओगे तब प्रिंट आउट मिल जाएगा। ठीक, तब तक के लिए अभिषेक सर का नंबर है ही सबके पास, तो अभिषेक सर को मैसेज करके उनसे तुम लोग इस चैप्टर की PDF ले सकते हो। चलो बेटा, अच्छा भाई स्टार्टिंग कैसे करनी है? देखो ये जितने भी हमने PDF के अंदर, यानी कि जो भी हमने चैप्टर बनाए हैं उसके अंदर सब कुछ मिक्स है, मतलब सारी रिक्वायरमेंट यहाँ कंप्लीट है। इसके अलावा तुम्हें कहीं से कुछ भी नहीं करना। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे जब हमारे पास स्टडी मटेरियल आ जाएगी। ठीक है, बट स्टडी मटेरियल के एक दो क्वेश्चन यहाँ भी इंक्लूड हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। बेटा लाइव आगे चलेगी नहीं चलेगी ये तुम्हें अभिषेक सर बताएंगे, बट मैं ये चाहता हूँ भी तुम लोग फेस टू फेस आओ, क्योंकि फेस टू फेस में मुझे पता चलेगा तुम लोग वर्किंग कैसे कर रहे हो। तुम लोग की कॉपियाँ देखूंगा, उसमें कुछ हमें चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो थोड़ा सा वहाँ रेगुलरिटी ज़्यादा बनती है। बाकी तुम लोग अभिषेक सर से एक बार कंफर्म करोगे भी लाइव चलेगी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर थ्योरी भी गिवन है हमारे पास, प्रैक्टिकल भी गिवन है। तुम्हें अभी के लिए कोई भी थ्योरी रीड आउट नहीं करनी। ठीक है, तुम सीधे आओगे क्वेश्चन पर। ये लो बेटा, मुझे लग रहा है नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो गई। देखो भाई, जो बच्चे फेस टू फेस हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखो और बताओ मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो भी एक बार भाई। जो बच्चे अभी फेस टू फेस बैठे हैं क्वेश्चन करके देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है। फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ बी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। आगे डाटा क्या गिवन है? 40,000 इक्विटी शेयर है ऑफ ₹10 ईच, यानी 4 लाख रुपीज के हमारे पास शेयर है। CRR का 5,000 का, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है 30,000।
जीआर का बैलेंस है 1,05,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 50,000। सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करो कंपनी को कितने बोनस शेयर इशू करने हैं, कितने इशू करने हैं। ठीक है, 1:4, यानी जिनके पास में 4 शेयर हैं उनको 1 शेयर इशू करना है, यानी कितने शेयर इशू करने हैं, 10,000। और कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, 1,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट। सर रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी करोगे, सर सबसे पहले रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे सीआरआर से, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।